नमस्कार जी। सबसे पहले तो ब्रेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, आज ब्रेन न्यूज़ आपसे कुछ जानने आए हैं। स्वागत है आपका। सर, मनीषा वाल्मीकि गैंग देखिए, जहाँ तक मनीषा जो हमारी बिटिया यूपी के हाथों से जो गैंग रेप का मामला सामने आया है, ये न केवल मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर, केंद्र सरकार पर एक ऐसा काला धब्बा है कि जो लोग ये नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हालांकि मेरा अपना मानना है, मैं पहले कहता भी रहा हूँ, उस बात मैंने हर फ्रंट पर आकर के ये बात कही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का नारा है, वो सिर्फ एक नारा है। भारत जो बेटी का मामला आता है कि जिन लोगों की खुद की बेटियां नहीं हैं, जो दूसरे की बेटी को ब्याह करके शादी करके छोड़ करके भाग गया हो, ऐसा व्यक्ति अगर बेटी बचाओ का नारा देता है तो हास्यास्पद लगता है। ये बात मैं शुरू से कहता था। आज लगातार ये आज एक मनीषा वाल्मीकि का मामला नहीं अकेली, इससे पहले भी कितने ही मामले हैं। हरियाणा के अंदर लीजिए, करनाल में, जींद में, यूपी के अंदर मनीषा गैंग रेप के बाद बुलंदशहर में, आजमगढ़ में और 3-4 मामले और आगे उसी नेक्स्ट डे। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो नारा है सिर्फ वो नारा है। मैं सबसे पहले तो उस बच्चे की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची की रूह को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मामला आया है सामने, अमानवीय कृत्य का नंगा नाच, एक तांडव योगी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरा मानना यह कि ये जो गैंग रेप का मामला है, ये गैंग रेप उस लड़कों ने नहीं किया, ये गैंग रेप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपके कैमरे के सामने बोलता हूँ, ये गैंग रेप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसके मुखिया केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी जी, इन दोनों सरकारों ने मिलकर उस बेटी की आत्मा के साथ गैंग रेप किया। और गैंग रेप भी एक बार नहीं हुआ, 2 बार उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। उसकी जीभ काटी गई, उसकी हड्डियां तोड़ी गई, जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बताता है। सर, हड्डियां तोड़ने की बात करें, जो एसपी यूपी हैं, उनका 1-2 दिन पहले बयान था कि ना तो व्यक्ति के साथ गैंग रेप हुआ है, ना ही उसकी जीभ काटी गई है, ना ही उसकी हड्डियां तोड़ी गई। इसके बारे में देखिए, मैंने इसी मामले को लेकर के कहा कि ये जो गैंग रेप है, ये उन लड़कों का नहीं है, ये गैंग रेप उत्तर प्रदेश की सरकार का गैंग रेप है। सरकार ने गैंग रेप किया या करवाया है, जो मामला है वो सरकार का है। अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेडिकल रिपोर्ट झूठी है? क्या जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो झूठी? उसकी जीभ काटी गई है, वो हमने सरेआम वीडियोस के अंदर देखी है, फोटो में देखी है। उसका हॉस्पिटल में देख, हड्डी उसकी नहीं टूटी भाई, जीभ उसकी नहीं काटी भाई, सरकार के अनुसार, क्योंकि एसपी साहब तो सरकार के नुमाइंदे नहीं काटी। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस बेशर्म इंसान से, उस नालायक इंसान से जो कहता है कि जीभ नहीं काटी गई है, हड्डी नहीं तोड़ी गई है, तो उस 15 दिन 16 दिन हॉस्पिटल में किस बात के लिए भर्ती रही है लड़की? सर, एसएफएल की जो रिपोर्ट है और जो डीएम यूपी हैं, उनका एक बयान आया कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, उसके बारे में यही तो देखिए बड़ी अजीब सी चीज़ है। एसपी साहब कहते हैं गैंग रेप नहीं हुआ। कल सुबह मैं समाचारों में देख रहा था कि एफएसएल की जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, जो पोस्टमार्टम के बाद भी आती है, उसमें साफ डीएम ने किया है कि गैंग रेप हुआ है। अब ये बात कौन तय करेगा कि एसपी झूठा है, सच्चा है, या डीएम झूठा है, या एक ही सरकार के 2 नुमाइंदे, दोनों ऑफिसर हैं, सर दोनों झूठ बोलते हैं। सर, लड़की जब एडमिट थी, लड़की ने 4 लड़कों के नाम लिए और वो वेंटिलेटर में थी उस टाइम, और उसने ये भी बताया कि मेरे साथ 2 बार रेप किया। और आप एक हमारे एडवोकेट भी हैं, और आपको पता होगा सर, इसमें 164 के बयान हो गए थे उस टाइम की। ये वर्डिंग है लड़की की कि 4 लोगों ने रेप किया है, ठीक है, 2 बार किया है। इसके बारे में क्या है? देखिए साहब, गैंग रेप तो हुआ है, 4 लड़कों ने किया है, उसके बाद भी सरकार का ये कहना कि गैंग रेप नहीं हुआ, सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है, बड़ी घटिया चीज़ इसको मैं मानता हूँ।
और दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया जो योगी नाथ जी हैं, जो अपने आप को ये साबित करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से अपराध मिटा दूंगा, हालांकि वो कर कुछ नहीं पाए हैं, एक शर्मनाक बयान आता है। सबसे शर्मनाक बयान मैं इस हिंदुस्तान के इतिहास में मानता हूँ। एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो बच्ची 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 16वें दिन दम तोड़ देती है, दिल्ली के हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। उसके बाद एसपी साहब का बयान आता है गैंगरेप नहीं हुआ, डीएम साहब का बयान आता है कि गैंगरेप हुआ है। सबसे बड़ी बात इस मामले में आती है कि योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया, मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया तो मैंने एसआईटी गठित कर दी। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो प्रदेश का मुखिया होने के बाद यह देखता है कि प्रधानमंत्री फोन करेगा तो मैं एसआईटी गठित करूंगा। मतलब बड़ा सीधा सा है, क्या तो मुख्यमंत्री के हाथ में पावर नहीं है, मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से एक बलात्कार पीड़ित लड़की को न्याय नहीं दे सकते। या फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, या इसमें योगी आदित्यनाथ की मंशा कहीं इतनी घटिया रही है कि रेप जैसे मामले को राजनीतिकरण करके उसमें नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाया जाए कि नरेंद्र मोदी ने कहा है एक बलात्कार पीड़ित के न्याय के लिए एसआईटी गठित करो, तो डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य सरकार का नहीं जो बलात्कार पर भी ऐसे रखने के। सबसे सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात को 2:30 बजे उस व्यक्ति का संस्कार करना पड़ा और परिवार को भी नहीं उस व्यक्ति से मिलने दिया, ना ही उस परिवार को लड़की दे दी? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यही तो आ रही है, यही तो कमाल की बात है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो क्या मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब उसके परिजनों को डेड बॉडी नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार बनती नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन बनती है, लोगों में भ्रम फैला रखा, हिंदू संस्कृति का ढोंग करती है। लेकिन हिंदू संस्कृति के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि सूरज छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद कभी किसी लाश का संस्कार हिंदुस्तान में होता नहीं है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। रात को 2:30 बजे ऐसी कौन सी मजबूरी थी योगी आदित्यनाथ की? मैं साफ तौर पर यहाँ योगी आदित्यनाथ की बात करूंगा क्योंकि सरकार के मुखिया वही हैं, कि ऐसी क्या मजबूरी रही है योगी महाराज की कि रात को 2-2:30 बजे जाकर उस बेटी का संस्कार किया, और वो भी घरवालों से छुपाकर, और वो भी मीडिया को बैन करके उस एरिया के आसपास कहीं मीडिया को जाने नहीं दिया गया। यही तो सवाल हमारा है, हम यही तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बताएं ये मामला क्या था। जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, मेरे जो संज्ञान में मामला आया है, कितना झूठ है कितना सच है वो तो वक्त बताएगा, कि ये कोई जातिगत मामला है। अपराधी शायद योगी जी की जाति के लोग हैं, ऐसा सुनने में आया है, ठाकुर हैं। आपने बता दिया ठाकुर है तो सीधा सा मतलब बहुत बढ़िया मसला कि विकास दुबे को 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है। और ये जो लोग, जो उसकी बिरादरी के लोग हैं, जब आपने कहा है आप लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, तथ्य हैं, अगर ये उसकी बिरादरी के लोग हैं तो शायद इसीलिए उनको बचाने के लिए रात को डेड बॉडी वो जो समाप्त कर दी गई, संस्कार कर दिया गया ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन योगी साहब ये भूल गए कि जब जुर्म की हद गुजर जाती है, जब दहशत की हद गुजर जाती है, उस वक्त लाशें भी बोला करती हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मनीषा की लाश बोलेगी, खड़ी होगी और वो धूप पुकारेगी और इन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुँचाएगी। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सहित ये लोग अंजाम को प्राप्त होंगे जो इतना घिनौना काम कर रहे हैं कि रातों रात एक बच्ची की लाश को उसके माँ बाप को देते नहीं है और नेस्तनाबूद कर देते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कल उनके निवास पे जा रहे थे, उन्हें रास्ते में रोका गया और ये कहा गया कि धारा 144 लगी। इसके बारे में देखिए, ये लोग क्या करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, पत्रकार साथी ज़्यादा जानते हैं। और आजकल मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया का प्रशंसक हूँ, इसलिए हूँ कि जब पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विशेष तौर पर कहूँगा, नरेंद्र मोदी के तलवे चाटता है, नरेंद्र मोदी के पाँव में गुनगुना रहा है, उस वक्त सोशल मीडिया ने हिम्मत करके, और ये समाचार भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखा, सोशल मीडिया भी मैं देख रहा हूँ, 90% सोशल मीडिया पर है, 10% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है। कुत्तों की तरह भौंकने वाले लोग, अर्नब गोस्वामी है शायद एक भारत का पत्रकार है, एक अमीश देवगन है, वो कुत्तों से बुरी तरह भौंकते हैं। मैं भौंकना शब्द कहता हूँ, चलिए कहता हूँ कि उन लोगों ने
पत्रकारिता की तमाम मर्यादाएं तोड़ दी। वो लोग 2 दिन से 3 दिन से की नजरें नहीं आ रही। स्मृति ईरानी निर्भया कांड के अंदर चूड़ियां लेकर गए, उसने पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन एक नौटंकी थी कि खुद वो सड़क पर बेहोश हो जाती है, पूरी तरह गिर जाती है, हेमा मालिनी जी गिर जाती हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? ये किसी की बेटी नहीं है। कंगना राणावत एक ऐसी महिला जो 50% 40% कपड़ों में घूमती, जिसका करैक्टर क्या है वो दुनिया जानती है, मेरे बताने की जरूरत नहीं। जो सरेआम अर्धनग्न कपड़ों में घूमते हैं, उनको तो ये लक्ष्मीबाई का दर्जा देते हैं। वायु प्लस सुरक्षा। क्यों भाई? वो क्रांतिकारी थी कोई कंगना राणावत, या कोई देश की मसीहा थी? क्या मतलब था उसको वायु प्लस सुरक्षा देने का? महिला के नाम पर भारत की बेटी का है को जो है इसको सुरक्षा दी जाती है कि कंगना राणावत भारत की बेटी है, उसे वायु प्लस सुरक्षा दी जाती है। तो क्या ये किसी की बेटी नहीं है? ये भारत की बेटी नहीं थी। इसके बाद जिन 3 बच्चियों का बलात्कार और हुआ आजमगढ़ में, बुलंदशहर में, वो भारत की बेटी नहीं है। अजीब दोगलापन है इन लोगों का, अजीब मक्कारी सी है इन लोगों की। सर, भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, उसके बारे में क्या? सब इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मैं पिछले 6 साल से दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरदार हैं, जो सिरमौर हैं, जो मुखिया हैं, वो एक बेटी जो उसकी माँ थी उसको छोड़ करके भागे। उसकी माँ भी किसी की बेटी थी, समाज ने उसे पैदा किया था। वो आज कहीं ना कहीं कहते हैं भैया नौटंकी है, क्या है, वो परमात्मा जानता है कि एक छोटे मकान में रहती है नहीं रहती है, वो प्रधानमंत्री निवास में क्यों नहीं रह सकती। एक जानबूझ करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाता है कि वो गरीब झोंपड़े में रहती है। अगर वो रहती है तब भी गलत है। एक माँ को यह हक बनता है कि वो अपने बेटे के संसाधनों का सुख भोगे। उस माँ को वो किसी की बेटी छोड़कर भाग जाता है, शादी करवाता है, शादी करवाने के तुरंत बाद किसी की बेटी को छोड़ करके भाग जाता है। वो भी किसी की बेटी है भाई, वो भी बेटी थी। जो 2 बेटियों को इंसाफ दे नहीं पाया, जो उसके जिम्मे थी, वो किसी दूसरे की बेटी को इंसाफ देगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल्पना चावला क्या नरेंद्र मोदी के टाइम में आई थी? विलियम्स क्या नरेंद्र मोदी के टाइम में आई थी? सुषमा स्वराज जो पार्लियामेंट तक गई है, मोदी तो उस वक्त राजनीति में पैदा भी नहीं हुआ था जब सुषमा स्वराज इन्हीं की पार्टी की नेता थी। वो क्या नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई थी? इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनती थी, वो क्या नरेंद्र मोदी के टाइम में पढ़ी थी? कितनी बेटियां हैं जो नरेंद्र मोदी के काल से पहले पढ़ी हैं? अरे भाई, आप किसकी बेटी पढ़ा रहे हो, किसकी बेटी पढ़ा रहे हो? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कांग्रेस कभी नारा नहीं देती, कांग्रेस काम करती है। और बेटी बचाने का काम, बेटी पढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के समय में हुआ है। और ये जो आज बेटियां बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं, IAS IPS लगी हुई हैं, ये नरेंद्र मोदी के टाइम में पढ़ी हुई एक बेटी नहीं है, ये सारी बेटियां कांग्रेस के टाइम की पढ़ी हुई बेटियां हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री हैं उनका परिवार नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका परिवार नहीं, आदित्य योगी नाथ की बात करें उनका परिवार नहीं। क्या इन तीनों को परिवार और बेटी के बारे में पता है? साहब देखिए जी, बड़ा सीधी सी बात है, तजुर्बा सबको सिखाता है। परिवार का दर्द क्या होता है ये परिवार में रहने वाला जानता है। भाई मैं मोटी सी मिसाल देता हूँ, बुखार क्या होता है कौन बताएगा? ये जिसको बुखार होगा वही तो बताएगा ना। एक फोड़े का दर्द क्या होता है कौन बताएगा? जिसे फोड़ा होगा वही तो बताएगा ना। गरीबी का दर्द क्या होता है वो गरीब बताएगा या अंबानी बताएगा? वही तो बताएगा ना। तो वही बात सीधी परिवार के ऊपर बात है कि जो लोग बने बनाए परिवार को छोड़ करके भाग गए। और मजे की बात इसमें ये कहूँगा मैं कि परिवार छोड़ने की बात करते हैं किस लिए? देश सेवा के लिए परिवार छोड़ा था। यार देश सेवा में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर जो भी थोड़ी होती है क्या? देश सेवा अगर करनी है, महात्मा गांधी ने भी देश की सेवा की है, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है नहीं इस देश के अंदर। महात्मा गांधी ने देश की सेवा की, वो चाहते तो उसके प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, वो राष्ट्रपति भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ देश के लिए हूँ, मैं देश के काम करूँगा। उन्होंने देश को चुना। तो इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी है, खट्टर साहब हैं, योगी हैं, अब खट्टर साहब जैसा आदमी, मतलब शर्मिंदगी की बात यह है कि जिस आदमी की 2 पैसे की औकात नहीं है, जो आदमी बात करने के काबिल नहीं है, जो आज से कुछ अर्सा पहले साइकिलों पर घूमा करता था, झोला उठा करके घूमता था, वो आदमी आज हवाई जहाज में बैठता है और किसी को भी धमका देता है। मैंने देखा उसकी वीडियो देखें, कभी किसी जिम्मेदार को धमका देता है, अपनी जीडी को रख लो, हम नहीं खरीदेंगे। वो कभी किसी बेटी के बारे में, मुख्यमंत्री बेटी बचाने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री क्या कहता है कि रेप के मामले में कंसेंट ज़्यादा होती है।
उस व्यक्ति से पूछे भैया कि रेप कंसेंट से होता है क्या। दूसरी बात, एक इनके भी सांसद हैं हाथरस से, मिस्टर राजवीर दिलेर शायद उनका नाम, मैंने उनका नौटंकी देखी अभी कल ही। जब वो आए, वो गांव पहुंचे, उन्होंने कहा कि मनीषा बाल्मीकि मेरी बेटी है। वो आपकी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उस दिलेर से पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो आपकी बेटी थी, आप 15 दिन हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे उससे? अगर वो आपकी बेटी थी, आपके एसएसपी ने कैसे कह दिया कि उसका बलात्कार नहीं हुआ? अगर वो आपकी बेटी थी, क्या रात को 2:30 बजे उसका संस्कार करोगे क्या? अगर आपकी बेटी, मैं उन आदमियों के नाम लेकर के कहता हूं कि अगर वो अपनी बेटी मानते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं श्रीमान दिलेर जी से, महोदय सांसद है वहां के, कि अगर आपकी सगी बेटी के साथ, परमात्मा ना करे, भगवान ना करे, बहन बेटी सबकी बराबर होती है, लेकिन अगर दिलेर साहब की बेटी के साथ ये हादसा हो जाता, क्या वो अपनी सगी बेटी से 15 दिन हॉस्पिटल में देना चाहते? क्या अपनी बेटी का संस्कार रात को 2:30 बजे कर देते हैं? क्या अपनी बेटी के बलात्कार के मामले में ये बयान दिलवाते हैं एसएसपी से कि इससे बलात्कार नहीं हुआ? अजीब नौटंकी, अजीब बेशर्मी, बेहयाई है इन लोगों में। सर, आपके नेता हैं राहुल गांधी, वो 5 या 6 तारीख को हरियाणा में के दौरे पर, और बात करें अनिल विज की, अनिल विज ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करेंगे, इसके बारे में क्या है? देखिए साहब, अनिल विज वैसे तो मंत्री, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अनिल विज हरियाणा की बात करता हूँ, अनिल विज और मनोहर लाल, इन 2 लोगों पर कोई भी टिप्पणी करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। बेशक ये मंत्री बन गए, लेकिन वही बात है ना कि लक बाई चांस आपका चलता है। आप लक से मंत्री बन गए, काबिलियत आप में नहीं हुई। जिस आदमी को बोलने की सेंस नहीं, जो निहाय गलत बोलता हो, उस आदमी पर टिप्पणी करे तो मैं समझता हूँ कि हमारी ही शान के खिलाफ है। फिर भी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि राहुल गांधी के मामले में, राहुल गांधी के पांव की धूल के बराबर अनिल विज नहीं है, उसके नाखूनों के बराबर अनिल विज नहीं है। वो कहता है कि राहुल गांधी को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, अगर उसके इतना दम है, उसकी छाती इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ी है, तो आए अनिल विज, हम होंगे सामने, रोक के दिखा लें। अगर अनिल विज राहुल गांधी को रोकने में कामयाब हो जाता है तो भैया हम उसके सदके जाएंगे। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि अनिल विज तो किसी कोने में नजर नहीं आएगा, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इतनी औकात, इतनी हस्ती अनिल विज की नहीं है कि राहुल गांधी की शब्द भी वो मुँह से निकाले, लेकिन बेशर्मी से निकाले तो बेशर्मा का भी इलाज हुआ नहीं करता। बेशर्म लोग बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलते रहते हैं। और अनिल विज को जहाँ तक दूसरा मामला है, एक और मैं बात कह दूँ, अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं सुनते हैं, वही सीरियसली लेते हैं। हम तो वैसे ही परेशान लेंगे उसको। अन्नदाता की बात करें, अन्नदाता सड़कों पर उसका ध्यान दिख नहीं रहा, ठीक है, और मॉइस्चर को लेके और उठाना होने को लेकर आज किसान इतना परेशान है कि उसको सुनने वाला नहीं। इसके बारे में साहब, अन्नदाता के मामले में जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि तबाही और बर्बादी का नया इतिहास नरेंद्र मोदी ने लिखा है। अन्नदाता को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। 1947 से 2014 तक आने में 67 साल लगे थे हिंदुस्तान में, लेकिन वापस 1947 तक जाने में नरेंद्र मोदी ने 6 साल लगाए। वाकई में उसने सही कहा था कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मैं 5 साल में कर दूंगा। कांग्रेस 60 साल में इस देश की एक कंपनी नहीं बेच पाई, नरेंद्र मोदी ने 5 साल में पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, साबित कर दिया। अब बाकी बचा था अन्नदाता, उसको भी दाव पर लगा दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस अपना काम जान रही है कि नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप में कहीं ना कहीं इंसानियत का खतरा बाकी, नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी का आप पर कोई कर्ज है, तो ये तीनों अध्यादेश वापस ले लीजिए। वरना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो हाय अन्नदाता की पड़ने वाली है, जो उसके दिल से निकलने वाली बददुआएं हैं, वो नेस्तनाबूद कर देगी भारतीय जनता पार्टी के जर्रे जर्रे को। सर, भाजपा कहती है कि कांग्रेस के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो तीनों अध्यादेश हैं वो किसानों के हक में है, इसके बारे में क्या कहना है? सब अब ये डिबेट का मामला है। अब इसमें जो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग वो आए वो सामने कहें। अभी 2 दिन पहले ही मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर आपने ये बात कह दी तो मैं जिक्र कर देता हूँ
अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कहीं गांव में गया हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी बड़े आए थे, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे साथी हैं भाई सब आसपास के। ये ऐसी जगह था जहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक दिक्कत है, उन्हें तो लाश में भी राजनीति करनी है, उन्हें तो बलात्कार में भी राजनीति करनी है। बलात्कार में भी नरेंद्र मोदी का नाम करना है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है SIT गठित करो, मतलब बलात्कार जैसे मामले में नरेंद्र मोदी के कहने पर कार्रवाई होती है। सीधा सा मतलब है कि नरेंद्र मोदी को जाना है सारा क्रेडिट। तो ये लोग चुप बैठ नहीं सकते। ऐसी जगह पर जब हम बैठे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने ये बात कही कि मैं कहना नहीं चाहता था, ये भी कहा, लेकिन कि मोदी साहब पर भरोसा करो, MSP वही रहेगा। मैंने उस व्यक्ति से वहीं पूछा, उस नेता से, मैंने कहा भाई मुझे माफ करना, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ, जो इस बात का जवाब दीजिए। आप MSP का करोगे क्या जब सरकारी खरीदी नहीं रहेगी? MSP के मायने तब तक हैं जब तक सरकार या एजेंसियां आपका धान और आपकी गेहूं खरीद देंगी। जब सरकारी खरीद ही नहीं है, आप MSP रख लो 20,000 30,000 का रख दिया, खरीदने कोई आया नहीं है। तो ये सारी, अब ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा बड़ा लंबा विषय चल जाता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तीनों ही अध्यादेश बिल्कुल किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरोध में है। अगर नैतिकता कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, जो कि बची नहीं है, क्योंकि अंबानी अडानी के हाथों पूरी भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, सब गिरवी रखे हुए हैं, सबके इंटरेस्ट गिरवी रखे हैं। ये लोग बेशर्मी की जो चादर है ओढ़ करके बैठे हैं, असर इन पर होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरपरस्त नरेंद्र मोदी को इतनी सद्बुद्धि भगवान दे कि वो कम से कम कहीं ना कहीं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के काबिल बचे। सर, वैन न्यूज़ के माध्यम से आप मनीषा बाल्मीकि का जो कैंडिडेट हुआ है उसके बारे में जनता से और सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता से मैं अपील करूंगा, वैसे तो जनता से अपील इस मामले में करनी पड़ती नहीं, क्योंकि हम भारत के रहने वाले। जनता सड़कों पर है, जनता मनीषा के लिए इंसाफ मांग रही है जी, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ देखिए, अब जनता सड़कों पर है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई जनता शांति का परिचय दें तो मेरे मुँह से ठीक नहीं लगता, क्योंकि शांति से ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अगर मैं कहूँगा कि जनता क्रांति कर दे तो कहीं ना कहीं इस देश के जो अभी बची कुछ आन बान शान है उस पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आँच आती है। तो मेरा मानना ये है कि मैं सरकार से अपील ज़्यादा करूँगा, जनता से थोड़ा कहूँगा कि जनता संयम से काम ले और अपना जो आंदोलन है वो उग्र ना करे। ऐसा आंदोलन कोई ना हो जिससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो। मनीषा हमारी बहन बेटी, हमें उसे इंसाफ दिलवाना है, किसी भी कीमत पर जाना है, कहीं तक भी किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन उस हद में हम कहीं दूसरे व्यक्ति का अहित ना करें, इसका ध्यान रखना है। सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं, योगी की नहीं है, खट्टर की नहीं है, मोदी की नहीं है, ज़्यादातर लोगों की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह की तो बहन बेटी है, और जो लोग अमित शाह की तो औलाद है, इन और बहुत से लोगों की है। इन जितने भी औलाद वाले हैं, अगर आप जो दिलेर सांसद है वहाँ के कूद कूद कर कहते हैं कि मनीषा मेरी बेटी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मनीषा को अपनी बेटी मानते हो, आप में नैतिकता कहीं इतनी सी बची है, इतनी शर्म हया लाज बची है, तो उसके जो हत्यारे हैं, जो बलात्कार के दोषी हैं, उन लोगों को मैं फांसी की अपील नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि फांसी दो, क्योंकि फांसी तो एक बड़ी सहज सजा है यार, उससे तो आदमी 2 मिनट तड़पेगा और मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा उदाहरण जनता के बीच में पेश हो कि दूसरा जो व्यक्ति बलात्कार शब्द के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांपे। ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर कहीं ना कहीं टांग कर सजा देनी चाहिए, और पब्लिक को इकट्ठा करके, जैसे पुराने समय में हुआ करता था, राजे महाराजे किया करते थे कि सरेआम चौक में उल्टा करके सजा दिया करते थे। मेरा मांग सरकार से अपील है, ये अपील है कि योगी साहब इन लोगों को चौराहे पर कहीं ना कहीं उल्टा लटका करके सजा इनके लिए दिए जाए, इनका जीवन हरण हो, इनके प्राण हरे जाए, तो सरेआम चौराहे पर, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की जनता भी देखे और लोग भी देखें कि बलात्कार का मामला होता क्या और सजा क्या मिलती है, ऐसा एग्जाम्पल सरकार पेश करे। यही मेरी सरकार से। सर, आखिरी क्वेश्चन, 10 तारीख को किसानों पर हमला, अनिल विज कहते हैं कि किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, उसके बाद खट्टर साहब का बयान आता है, वो ये कहते हैं कि डिफेंस को
क्रिएट करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ और हम इसकी जांच कराएंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनमें आपसी कहीं तालमेल नहीं? देखिए साहब, अब मैं नजदीक के मामले में अगर कोई बात करूँ ना, तो वही एक बात होती है कि लोग भी जो समझ चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पूरे जो वहाँ लाठीचार्ज हो रहा था, एक एक पल पल की रिपोर्ट चलाई भी गई, पहुँचाई भी गई। क्या ये लोग इतना अंजाम क्यों बना? तो वही आपको बता रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान देख चुका है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा। ये लोग क्या कहते हैं, अब लोग इनका मजाक उड़ाने लग गए। सर पूरे हिंदुस्तान ने देखा, क्या उन्होंने नहीं देखा देखा ये गुमराह क्यों? ये गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से लिपापोती की जाए। अब ये बताइए, अनिल विज जैसा कंगना राणावत के मामले में ट्वीट करता है तो उसकी बोबो लगे है। कंगना राणावत अनिल विज की बोबो लगे है भाई, उसका तो ट्वीट करेगा। लेकिन इतने किसान गए, किसानों पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सोशल मीडिया ने पूरा खुल करके दिखाया, हर चैनल ने खुल कर दिखाया सोशल मीडिया के सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो क्या उसकी आंखें नहीं उसे दिखाई नहीं? लेकिन जिस आदमी के आंखों पर कंगना राणावत की पट्टी बंदी होगी, जो हुस्न के लिए उसमें डूबा होगा भाई, उसे कहाँ से नजर आएगा किसान? उसे पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बना करके लेके आते हैं हरियाणा का जब सरकार बनती है। एक ऐसी महिला जिसके बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जो अब वो सच है झूठ है क्या है, उसकी जो फोटो है वो छपती है अखबारों के अंदर, फोटो छपती है, सब कुछ होता है, दुनिया देखती है, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, उसकी फोटो छपती है। खट्टर साहब उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं हरियाणा की। जब मीडिया में मामला आता है उसको हटा देते हैं। जो लोग इस कैटेगरी के, जिन लोगों को महिलाएं नजर आती हैं सामने खड़ी हुई, यार उन्हें किसान कहाँ से नजर आएगा? उसे पता ही नहीं किसान पे क्या होगा। जहाँ तक सोशल मीडिया है वो देखते हैं कि यार सोशल मीडिया तो चलता रहता है, उनका ये मानना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया आज हिंदुस्तान की ताकत बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोग देखना छोड़ चुके हैं। मेरा अपना मानना है, जहाँ तक मैं खुद भी कहता हूँ तो कोई भी चीज़ हो, 70% लोग आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना छोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया पे आ चुके, हर साइड पे आ चुके। तो इन लोगों को दिखता सब कुछ है। अब मजे की बात आप देखिए, आपने दुष्यंत चौटाला का जिक्र किया। दुष्यंत चौटाला कहता है कि लाठीचार्ज करवाता है, पहले सबसे पहली बात लाठीचार्ज होता है। उसके बाद शाम को दिग्विजय चौटाला जो उसका सगा भाई है, उसका बयान आता है कि मैं निंदा करता हूँ। अगर दुष्यंत चौटाला कहता है कि लाठीचार्ज नहीं होता, भाई तू दिग्विजय सिंह चौटाला निंदा किसकी कर रहा है ये तो बता दे। कम से कम परिवार में तो एक रख ले, दो भाई सगे भाई शांति बात करके तो बयान दे लें। दोनों भाइयों का पता नहीं है। दुष्यंत चौटाला वो व्यक्ति है जिसके मैंने वीडियो देखे। मैं सही बताऊं, जिस वक्त दुष्यंत चौटाला राजनीति में आया था, मैं दिल से कहता हूं कि मुझे खुशी हुई। नौजवान था, उम्मीदें थी कहीं ना कहीं राजनीति में। हालांकि मेरी तो दूसरी पार्टी का था, लेकिन मेरी एक आदत है कि मुझे जो अच्छा लगता है किसी पार्टी से है, लगता है कि यदि हिंदुस्तान का या भारत का या हरियाणा का भविष्य कहीं संवार सकता है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे दुष्यंत चौटाला जब हिंदुस्तान की राजधानी हरियाणा की राजधानी में सांसद बनने का है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि दुष्यंत चौटाला ने न केवल अपना बल्कि चौधरी देवीलाल के नाम को भी कहीं ना कहीं कलंकित किया है किसान के मामले में। जो व्यक्ति मंच पर खड़े होकर के कहा करता था, उदाहरण दे देंगे पब्लिक में से, बोला ये ताई मेरे पास आई है, इसने मुझे किसान का दर्द बताया है, मैं सत्ता में आया तो किसान को 1 इंच भी दर्द नहीं होगा। सत्ता की बात करें तो सत्ता के अंदर दुष्यंत चौटाला के तकरीबन 2-3 महकमों के अंदर पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों को दबाया भी जा चुका। उसके बारे में क्या है? सरकार है साहब, मीडिया कब्जे में दबा सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। सर शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, एक तरफ अनिल विज ये कहते हैं कि घोटाला हुआ है और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला उसी घोटाले की क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बारे में देखिए साहब, क्लीन चिट का मैं बताऊँ आपको, ये तो सारे एक एक आदमी जो है ना घोटाला में समझे। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी या खट्टर साहब इनको पैसे की क्या जरूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंबानी अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी खुद शामिल है। अब खट्टर की बेचारे की क्या विसात है, क्या औकात है। जहाँ तक अनिल विज का मामला है, इसके डिपार्टमेंट का मामला है, पहले पिछले प्लान में ही आ गया था। दुष्यंत चौटाला का अब आ गया।
ये क्या करते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। दुष्यंत चौटाला अनिल विज की थपथपा देगा, अनिल विज दुष्यंत की थपथपा देगा, वो तीसरा किसी और की। आपस में इनका एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप गेम चला हुआ है, म्यूचुअल गेम। पूरे हरियाणा के अंदर किसान सबको सिर्फ किसान दुष्यंत से उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, उसकी क्या वजह से? वो वही मैंने जो एक मिनट पहले जिक्र किया था कि दुष्यंत चौटाला जब मंच पर आता था वो सिर्फ किसान की बात करता था, क्योंकि वो बड़ा शातिर आदमी। उसे मालूम था कि देवीलाल किसान को लेकर के आया, उसे मालूम था कि देवीलाल के नाम से किसान आके आएगा, उसने किसानों की नब्ज पर कहीं ना कहीं देवीलाल के वंशज होने का उसका फायदा मिला, लोग उसके पीछे आए, उसने मंचों से खड़े होकर किसान की बात की, सिवाय किसान की। दूसरी बात उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी चक्करबाज, दुष्यंत चौटाला कहता था कि भारतीय जनता पार्टी यमुना पार। ये नारा दोनों भाइयों का था। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आने शुरू होते हैं, दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार भेजने की बजाय चंडीगढ़ के पार ले जाता है, चंडीगढ़ पार करवाता है। जहाँ 10 विधानसभाओं में दुष्यंत चौटाला के विधायक रहे और आज उन्हीं 10 विधानसभाओं के लोग दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हैं। लोग ये कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर दुष्यंत को वोट दी, उसी के बारे में। देखिए साहब, एक बात मैं आपको और बता दूं इस मामले में, दुष्यंत चौटाला भी गलत फहमी का शिकार है। 10 विधायक दुष्यंत चौटाला के नहीं बने, दुष्यंत चौटाला के 3 विधायक बने हैं, वो खुद, उसकी माँ और अनुदा। बाकी जो 7 विधायक बने हैं, राम कुमार गौतम है, वो दुष्यंत चौटाला का उसका कोई क्रेडिट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होता तो भी जीत। गुलाब शेखर चौधरी ईश्वर सिंह जीते, वो आज़ाद होते तब भी जीत। शाहबाद से रामकरण काला जीतता है, वो आज़ाद होता वो तब भी जीत जाता। ऐसे ही जो ये विधायक टोहाना से देवेंद्र बबली हमारा साथी था, वो आज़ाद लड़ता तब भी चुनाव जीतता। तो दुष्यंत चौटाला का इनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये लोग अपनी मर्जी से जीत करके, अपनी वजह से जीत करके आए। हाँ, किसान ने कहीं ना कहीं दुष्यंत पर भरोसा किया, इसीलिए किसान आज उससे कहते हैं कि कम से कम इस्तीफा तो दे। लेकिन मैं अपने हरियाणा के किसान से कहना चाहूँगा कि आप अपनी एनर्जी खराब मत करें। उस आदमी का इस्तीफा मांग रहे हो यार, जो बेशर्मी की तमाम हदें पार कर रहा है, सत्ता ही उसके ऊपर टिकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ टिकी? दुष्यंत चौटाला पर टिकी। उसमें इतनी नैतिकता नहीं है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देगा तो शराब को ढाड़ा कौन करेगा, जमीन को ढाड़ा कौन करेगा, और जो बाकी 4 साल का वो चाहते देख रहा है, सत्ता चलेगी नहीं 5 साल इनकी, लेकिन उनकी अपनी सोच है। वो 4 साल, आने वाले 4 साल का जो लाभ देख करके चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला साहब, उसको तो वो लालच है कि अगले 4 साल के अंदर, अगले 4 साल में उसे क्या क्या घोटाले करने हैं, क्या क्या निकालना है, इस माटी से क्या क्या लेना है, क्या लोगों से छीनना है, वो इस्तीफा क्यों देगा? तो मैं हरियाणा के किसान से कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस हरियाणा के किसान के साथ खड़ी है, पंजाब में कांग्रेस हरियाणा के जो किसान के साथ खड़ी है, पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है, पूरे हिंदुस्तान में। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बिल पास नहीं होने दिया, विधानसभा चला था। सर, यदि बात करें तीनों अध्यादेशों की और विधानसभा से जो ये मामला था तीनों अध्यादेशों का, उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि दुष्यंत चौटाला ये कह सके कि ये तीनों अध्यादेश सरकार के जिम्मेदार के खिलाफ है। और मैं बात करूं लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आपके विपक्ष ने पूरे मामले को उठाया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस अध्यादेश को विरोध लोकसभा में भी होने पर, राज्यसभा में भी होने पर और सड़कों पर जो हमारे किसान हैं, हम जो इतना विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको लागू किया, उसके बारे में क्या कहना? आखिरी क्वेश्चन है मेरा। देखिए साहब, जहाँ तक इस मामले की बात है, मामला बड़ा लंबा है। एक तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मतलब अब तो मैं भी सही बताऊँ तो मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी को कितने शब्दों से अलंकृत करूँ वो कह के मतलब अब थक चुके हैं हम लोग, क्योंकि बेशर्मी की और बेहयाई की, निर्लजता की कोई सीमा ही नहीं हुआ। जो राज्यसभा में हुआ वो बेशर्मी की तमाम हदें पार हुई वहाँ कि जबरन उस बिल को पास कराया गया, ऐसे हालात बना दिए गए कि विपक्ष तंग और फिर जबरदस्त। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी किसी बिल पर विवाद हुआ, चाहे राज्यसभा ही चाहे लोकसभा ही, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के राज में विवाद नहीं हुए, विवाद हुए, लेकिन वहाँ पर उस बिल को उस वक्त के लिए टाल दिया गया। 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उस पर दोबारा पुनः डिबेट करवाएगी। लेकिन ये पहला मामला ऐसा है जब बिल पर विवाद चल रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के लोग साइन करके उसको पास करके अपने घर ले गए। उसकी वजह सिर्फ है, उसकी वजह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के हाथों की कठपुतली है। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मैं पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ, जब ये लोग चुनाव लड़ रहे थे तब भी कहता था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आता है, नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होगा, वो सिर्फ नाम नरेंद्र मोदी का होगा, सत्ता जो है अंबानी और अडानी के हाथ में। वो उन लोगों की कठपुतली, उन लोगों से बाहर जा नहीं सकता, उसकी मजबूरी। अगर उसका परिवार, तो आज यही बात आती है कि लोग कहते हैं परिवार, अगर उसका परिवार होता, उसके बीवी बच्चे होते, वो दूसरों के बीवी बच्चे के दर्द को समझता। लेकिन नरेंद्र मोदी का चरित्र आप देखिए, वो शख्स, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर इंदिरा गांधी किसी पब्लिक मीटिंग में कहती है कि अगर मेरी जान भी जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान के काम आएगा। ये वो देश है जहाँ पर इंदिरा गांधी बोलती है। यहाँ ये वो देश है जहाँ पर राजीव गांधी को उस पब्लिक मीटिंग में जाने से मना किया जाता है। उसकी जो खुफिया एजेंसियां हैं कि वहाँ पर आपकी जान को खतरा है, लेकिन राजीव गांधी कहता है कि नहीं, अगर मैं वहीं नहीं जाऊँगा, उस जगह पर भाषण देने नहीं जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों में एक कमजोरी आएगी कि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। ये वो शख्स है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो जरा सी बात पर तिल मिला करके क्या कहता है कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके चले जाएंगे। भैया सारी उम्र झोला उठा करके तो गए हो, माँ से झोला उठा करके भागे, बीवी से झोला उठा करके भागे, अब पूरे हिंदुस्तान को बेचकर अगर झोला उठा करके जाना है, तो जिस आदमी को झोला उठा करके भागना है उसे क्या परवाह जनता की, क्या उसे जनता से लेना। वो आज नहीं तो कल झोला उठा करके जाएगा। लेकिन बदकिस्मती मेरे हिंदुस्तान की ये है कि जब नरेंद्र मोदी झोला उठा करके जाएगा, हिंदुस्तान 50 साल पीछे जा चुका है। मुझे इस बात का सर से बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत